वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। बिजनेस लॉ के अंदर आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है आपका एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप डीड इन पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप में पार्टनरशिप की क्या ज़रूरत है, वो आपका एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप डीड इन पार्टनरशिप हम समझेंगे। फिर है राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप, कि पार्टनर्स के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं एक पार्टनरशिप के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे प्रोविज़न रिगार्डिंग द माइनर एज ए पार्टनर, कि यदि हम माइनर को एज ए पार्टनर लेते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रोविज़न हमें फॉलो करने पड़ेंगे। और लास्ट में जो हम पढ़ेंगे वो आएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप का हम कैसे एंड करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे लेंगे। फर्स्ट हम ले रहे हैं एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड होता क्या है, जैसा कि आपको पता है कि जब कंपनी रजिस्टर्ड होती थी तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने होते थे और वहाँ पे कुछ क्लोज रहती थी, आपको याद हो। ऐसे ही जब हम पार्टनरशिप को रजिस्टर करें चाहे नहीं करें तो हमें पार्टनरशिप डीड बनाना होता है। पार्टनरशिप डीड बनाने से हमें कई फ़ायदे होते हैं जो हम पार्टनरशिप डीड को पढ़ेंगे, उसके एसेंशियल को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएंगे। तो पार्टनरशिप डीड होता क्या है, ये सेम जैसे कंपनी के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं, जहाँ पे हम बात करते थे कि कंपनी का जो नेम क्लोज है, कंपनी का नाम क्या होगा, प्लेस क्लोज कंपनी का एड्रेस क्या होगा, कैपिटल क्लोज की कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, इसके अलावा और ऑब्जेक्ट क्लोज कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, लायबिलिटी क्लोज की कंपनी के जो लिमिटेड लायबिलिटी है क्या है, वो सब चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करते थे। सेम ऐसे ही हम पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी, जैसे कंपनी के अंदर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रहता था वो हमारा आउटसाइडर के साथ हमारे रिलेशन को बताता था कि क्या हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, अल्ट्रा वायर्स। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो रहता था वो इनसाइडर के लिए रहता था, कि जो कंपनी के अंदर स्टैक होल्डर है उनके रिगार्डिंग हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते थे। तो कंपनी के अंदर जो हम बनाते थे वो हम आउटसाइडर और इंटरनल दोनों के लिए बनाते थे। हम पार्टनरशिप की बात करेंगे तो पार्टनरशिप पर हम पार्टनरशिप के पार्टनर्स के लिए ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम उन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप इन पार्टनरशिप डीड इन पार्टनरशिप क्यों है, कि पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप डीड बनाना ज़रूरी क्यों है। तो यहाँ पे हम देखें तो हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे नेम ऑफ द फर्म है कि फर्म का नाम क्या है, नेचर क्या है, लोकेशन क्या है। तो पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में हमें नेम पता करना है, नेचर या लोकेशन पता करना है, तो हमें इसी से पता लगेगा। जैसे नेम क्लोज होता था कंपनी के अंदर, ऐसे कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या रहेगी, अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, की कैपिटल क्लोज जैसे हम बात करते थे कंपनी के अंदर, ऐसे ही यहाँ पे पार्टनर्स के लिए कैपिटल की लिमिट क्या रहेगी, वो क्या कैपिटल लाएंगे। जब पार्टनर्स कैपिटल लाएंगे तो कैपिटल लाने के पीछे उनका कुछ इंटरेस्ट रहता है। जैसे मान लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलता है, इसलिए वो बिज़नेस के अंदर पैसा लगाते हैं। इसके अलावा जब पार्टनर्स को ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए वो विड्रॉन भी करते हैं, वो ड्राइंग्स भी करते हैं। तो यहाँ पे हम कैपिटल की भी बात करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी बात करेंगे, ड्राइंग्स की भी बात करेंगे। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर ऑन हिज कैपिटल कितना होगा, है ना। और यदि पार्टनर्स ने पार्टनरशिप से कोई लोन लिया है, ठीक है ना, तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब कैपिटल पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, लोन पर भी क्या होगा, ड्राइंग है तो उस पर क्या हम चार्ज लगाएंगे। इसी तरीके से जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, की जो प्रॉफिट्स का एप्रोप्रिएशन रहेगा, प्रॉफिट को हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। पार्टनर्स जो ड्राइंग्स करेंगे, ड्राइंग्स का क्या टाइम लिमिट रहेगा, पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। जो पार्टनर्स रहेंगे उसमें आपके एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, तो पार्टनर्स में एनी वेरिएशन है राइट्स और ड्यूटीज़ का, वो भी हम इसमें डिसाइड करेंगे। क्या मेथड रहेगा गुडविल की कैलकुलेशन का, गुडविल कब कैलकुलेट करते हैं, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या फिर उसकी डेथ होती है तब गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। तो उस समय हम देखते हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा। तो हम बात करेंगे कुल मिला के कि पार्टनरशिप को अच्छे से रन करने के लिए हम जो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं उन सबको हम पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। यदि वो रूल्स रेगुलेशन हमारे बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें फ़ायदा करेंगे। तो इसलिए पार्टनरशिप हमारे लिए पार्टनरशिप में बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे रिटायरमेंट के टाइम में पेमेंट मेथड क्या रहता है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट कोई ड्यू है, कोई आपका डिसीज्ड पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई है, उसका एग्जीक्यूटर है, ठीक है ना, तो उसको हम पैसा किस तरीके से पे करेंगे, उसका मेथड्स क्या होगा। कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंसी के केस में हम उस लॉस को कैसे ट्रीट करेंगे, और डिस्प्यूट के केस में हम डिस्प्यूट को कैसे सोल्व करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे
तो उनका ऑडिट कैसे होगा, पार्टनरशिप डीड बनाया तो उसको स्टैम्प भी करना होगा। तो इन सब चीज़ों को हम पार्टनरशिप डीड के अंदर पढ़ते हैं और ये सब चीज़ें पार्टनरशिप की अच्छी वर्किंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमने एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर हमने ये समझा कि पार्टनरशिप डीड ही है जिसकी हेल्प से हम इंटरनल रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं पार्टनरशिप को इफेक्टिवली रन करने के लिए। अब जो हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आते हैं वो क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप, कि एक पार्टनर्स के पार्टनरशिप के अंदर क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं। इसको हम लेते हैं, ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ये देखिए, राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप। जब हम फर्स्ट बात करेंगे राइट ऑफ पार्टनर्स, राइट ऑफ पार्टनर्स का मतलब ये हुआ कि ये वो चीज़ें हैं जो पार्टनरशिप से पार्टनर को मिलनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं राइट ऑफ पार्टनर जो पार्टनरशिप के लिए क्या हो गए, वो एक तरीके से पार्टनरशिप के लिए सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो जो पार्टनरशिप की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वही पार्टनर्स के लिए क्या है, राइट्स हैं। अब वो क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनरशिप की हैं और क्या क्या वो राइट्स बनते हैं पार्टनर्स के लिए, उनको हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है, एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू टेक ए पार्ट इन ए कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, कि जब हम बिजनेस को रन करते हैं तो हम चाहें तो सभी पार्टनर्स रन कर सकते हैं, नहीं तो हम चाहें तो एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट भी ले सकते हैं। एक्टिव पार्टनर का मतलब है कि ऑल पार्टनर्स के रिप्रेजेंटेटिव भी बिजनेस को क्या करें, रन करें। तो यहाँ पे मैं वन बाय वन जो पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ ये आपको इजीली समझ आ जाएंगे, मैं इनको रीड करूँगा तुरंत आपको समझ आ जाएंगे। कुछ ऐसा मुझे लगा है कि हाँ कि भाई अलग से कोई चीज़ बतानी है तो मैं आपको बता दूंगा। एवरी पार्टनर हैज़ ए राइट टू कंसल्ट एंड हियर इन द ऑल मैटर अफेक्टिंग द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप, कि उसे सुनवाई का अधिकार है, जो भी मैटर्स होते हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड उसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एवरी पार्टनर हैज़ ए राइट टू फ्री एक्सेस टू द अकाउंट्स, कि अकाउंट्स को एक्सेस करने का भी उसको राइट है। एवरी पार्टनर एंटाइटल्ड टू शेयर इन प्रॉफिट्स इक्वली, उसको प्रॉफिट्स में भी राइट्स है। और यदि उसने कैपिटल लगाई है तो कैपिटल उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा, और इंटरेस्ट की रेट क्या रहेगी वो भी स्पेसिफाई होनी चाहिए, ठीक है ना। एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट नहीं मिलता है, यदि कुछ डिसाइडेड है तो इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर्स को, पार्टनरशिप के अंदर इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऐसे ही पार्टनर्स का जो है पार्टनरशिप के अंदर कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं हो, पार्टनर्स के जो क्लेम है वो टाइमली पूरे हो, डिस्बर्समेंट उनका पूरा हो, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं कि ये पार्टनरशिप की ड्यूटी है और पार्टनर्स के लिए क्या है, राइट्स हैं। तो पार्टनर्स के राइट्स के बाद हम आते हैं पार्टनर्स के राइट का मतलब पार्टनरशिप की ड्यूटी। अब हम बात करेंगे ड्यूटी ऑफ पार्टनर। ड्यूटी ऑफ पार्टनर का मतलब है कि जो पार्टनर्स को पार्टनरशिप में राइट मिले हैं उनके बदले में पार्टनर्स की भी तो कोई ड्यूटी बनती है कि वो क्या करें, पार्टनरशिप को पूरा करें। तो ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर के अंदर क्या क्या है देखें, तो एवरी पार्टनर हैज़ बाउंड टू डेलीजेंटली कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, कि ए पार्टनर को अच्छे से बिजनेस को चलाना चाहिए। एवरी पार्टनर मस्ट बी जस्ट एंड फेथफुल टू द अदर पार्टनर्स, कि वो अदर पार्टनर्स की तरह, जैसे हमने पढ़ा था कि एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर्स जो होते हैं वो सिस्टम क्या रहता है कि कुछ पार्टनर्स के रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर्स जो रहते हैं वो बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो अब जो एक्टिव पार्टनर है तो उनकी ड्यूटी है कि वो एवरी पार्टनर को क्या फेथफुल रहे हैं ना अदर पार्टनर के। ए पार्टनर इज बाउंड टू कीप एंड रेंडर द ट्रू एंड प्रॉपर एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप, की पार्टनरशिप के रिगार्डिंग जो अकाउंट्स हैं उनको ट्रू एंड फेयर व्यू उनका रहना चाहिए। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस, यदि कोई लॉस होता है तो वो उसको कैसे फर्म को लॉस से बचाया जा सकता है उसके रिगार्डिंग भी पार्टनर को एफर्ट करने चाहिए। एवरी पार्टनर मस्ट नॉट कैरी ऑन ए कंप्लीटिंग बिजनेस और नॉर यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म फॉर हिज प्राइवेट यूज़, कि किसी भी पार्टनर को फर्म्स की असेट्स को अपने खुद के यूज़ में नहीं देना चाहिए। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू शेयर लॉसेस एंड प्रॉफिट इक्वली, कि पार्टनरशिप के अंदर जो प्रॉफिट और लॉस का कोई प्री डिटरमाइंड मेथड नहीं है तो वो इक्वली क्या करेंगे, उसको शेयर करेंगे। ए पार्टनर बाउंड टू एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, जो पार्टनर्स है वो जो पार्टनरशिप डीड के अंदर जो हमने अथॉरिटी सिस्टम बना रखा है उससे बाहर उसको काम नहीं करना चाहिए। नो पार्टनर कैन असाइन और ट्रांसफर हिज पार्टनरशिप इंटरेस्ट टू एनी अदर पर्सन सो एज टू मेक हिम पार्टनर्स इन द बिजनेस, क्योंकि कोई भी पार्टनर अदर पार्टनर की सहमति के बिना किसी दूसरे पर्सन को अपनी पार्टनरशिप में इंटरेस्ट शेयर नहीं कर सकता। तो ये जो पार्टनर्स की जो ड्यूटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से पार्टनरशिप के लिए राइट्स हैं जो पार्टनरशिप अपने पार्टनर से चाहती है और पार्टनरशिप को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स ही पढ़े थे किसके, राइट्स ऑफ पार्टनर्स के। राइट ऑफ पार्टनर्स के अंदर कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको हम और रीड कर देते हैं, जैसे डिस्बर्समेंट वाला हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। फिर एवरी पार्टनर इज़ रूल एंड जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ये तो होता ही कि जो भी अदर पार्टनर है उसके साथ पार्टनर्स को पार्टनरशिप में राइट्स होता है उस प्रॉपर्टी में, है ना। कि ऐसे ही पार्टनर्स हैज़ ए पावर टू एक्ट इमरजेंसी फॉर प्रोटेक्टिंग द फर्म्स फ्रॉम लॉस, ये हमने वहाँ पे भी देखा था कि
उसको अच्छे से काम करना चाहिए डिलीजेंटली, ताकि फर्म को लॉस नहीं हो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि वो ऐसी सिचुएशन में वो वर्क उसको राइट है इस तरीके से काम करने का। एवरी पार्टनर एंटाइटल्ड टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर इनटू द फर्म विदाउट हिज कंसेंट, कि अदर पार्टनर की कंसेंट के बिना पार्टनरशिप में उसको आप एंट्री नहीं देंगे। ये पार्टनर के लिए क्या है, पार्टनर्स का राइट्स है, अदर पार्टनर्स का पार्टनर से, है ना। तो कहने का मतलब है कि पार्टनर्स के जो राइट हैं कहीं ना कहीं उसको पार्टनरशिप से मिल रहे हैं या फिर अदर पार्टनर से मिल रहे हैं। एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू रिटायर अकॉर्डिंग टू द डीड, कि जो प्री डिटरमाइन अपने एडमिशन और रिटायरमेंट की पॉलिसी उसको फॉलो करेगा। एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू कंटिन्यू इन ए पार्टनरशिप, मतलब कहने का मतलब है कि कोई पार्टनर्स है उसका प्री डिसाइड पीरियड ज़्यादा है लेकिन पार्टनर उसको पहले रिटायर कर रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। वो पार्टनर्स का राइट है, वो उस टाइम को पूरा करेगा। ये रिटायरिंग पार्टनर ऑफ द ईयर ऑफ डिजीज पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू हैव ए शेयर इन द प्रॉफिट्स। कभी भी क्या होता है, कोई पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो उसका जो डिजीज़ पार्टनर है, मृत साझेदार है, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, हो सकता है उसका नॉमिनी हो, तो वो पार्टनरशिप में शेयर ले सकता है। तो ये हमने पार्टनर्स के राइट्स को देखा था और पार्टनर्स की हमने ड्यूटीज़ को देखा था। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो पार्टनर्स को जो राइट मिलते हैं वो पार्टनरशिप से मिलते हैं या फिर अदर पार्टनर्स से मिलते हैं। और जो पार्टनर्स की जो ड्यूटी होती है, पार्टनर्स की ड्यूटी, वो भी पार्टनर्स की जो ड्यूटी रहती है वो पार्टनरशिप के लिए या फिर जो अदर पार्टनर है उनके रिगार्डिंग होती हैं। अब हम थर्ड पार्ट जो पढ़ेंगे इस क्वेश्चन का पार्टनरशिप एक्ट का, वो क्या है आपका, वो है आपका प्रोविज़न रिगार्डिंग द माइनर एज ए पार्टनर। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि माइनर होता क्या है। देखो, माइनर किसी भी फर्म के अंदर एज ए पार्टनर नहीं ज्वाइन कर सकता, लेकिन वो पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए पार्टनरशिप को क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। और माइनर होता कौन है, माइनर का मतलब है अवयस्क, वो व्यक्ति, वो पर्सन जिसकी उम्र क्या है 18 साल से कम है, जिसने 18 साल अभी पूरे नहीं किए, वो माइनर माना जाता है। तो माइनर जो रहता है, माइनर इज ए पार्टनर एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड हैव एक्सेस टू द अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन एंड कॉपी। कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स के लिए तो वो शेयर हो सकता है, लॉस के लिए वो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको नहीं ले सकते, उसके अगेंस्ट हम रियलाइजेशन नहीं कर सकते, वो खाली प्रॉफिट्स के लिए शेयर करता है पार्टनरशिप में। अब पार्टनर्स के जो माइनर पार्टनर्स के राइट्स भी हैं, जब वो पार्टनरशिप में जुड़ेगा तो राइट्स कौन कौन से हैं। ए पर्सन हु हैज़ ए माइनर अकॉर्डिंग टू द लॉ विच इज़ सब्जेक्ट मे नॉट बी ए पार्टनर इन ए फर्म, कि कोई माइनर यदि ज्वाइन करता है वो एज ए पार्टनर तो ज्वाइन नहीं कर सकता। ही मे एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए जरूर आ सकता है। सेकंड क्या है, सच माइनर हैज़ ए राइट टू सच शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एज मे बी एग्रीड अपॉन। जब वो किसी साझेदारी में एडमिट होता है बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप के लिए, तो जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर्टी में भी और प्रॉफिट्स में दोनों में ही क्या होगा, राइट्स होगा। माइनर शेयर इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म्स बट माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर एनी सच एक्ट, कि माइनर चाहे तो फर्म में एक्ट कर सकता है, मतलब वो फंक्शन अपने कर सकता है, लेकिन माइनर पर्सनली उन कामों के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि उसका जो एडमिशन हुआ है वो बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप के लिए हो रहा है, लॉसेस ऑफ पार्टनरशिप के लिए नहीं हो रहा है। सच माइनर में नोट सू द पार्टनर फॉर एन अकाउंट और पेमेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉफिट ऑफ द फर्म। एक जो माइनर है वो दूसरे पार्टनर पर यदि किसी सिचुएशन में लॉस होता है तो वो अपने शेयर के लिए दूसरे पार्टनर्स पे क्या क्लेम नहीं कर सकता, उन पर वो केस नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो इस वाले प्रोविज़न से कहीं ना कहीं जो अदर पार्टनर है उनको क्या मिला है, बेनिफिट मिला है। फिर हम देखें नेक्स्ट क्या है, माइनर में नोट शू हो गया था। फिर है एनी टाइम विद इन ए 6 month ऑफ हिज अटेनिंग मेजोरिटी ऑफ हिज ऑब्टेनिंग नॉलेज दैट ही हैज़ बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप विच डेट इज लेटर सच पर्सन में गिव पब्लिक नोटिस दैट इज इलेक्टेड फॉर बिकम ए और नॉट बिकम ए पार्टनर इन द फर्म। ये जो मैंने पूरा सेंटेंस इसलिए पढ़ा है कि यदि कोई माइनर है वो मेजर हो गया और 6 महीने हो गए तो उसके बाद वो अपनी कंसेंट दे सकता है कि इन फ्यूचर 6 महीने बाद जो 18 साल पूरे होने के बाद वो एज ए पार्टनर वर्क करना चाहता है तो उसके लिए वो कंसेंट दे सकता है। और ही बिकम ए पार्टनर इन द फर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड 6 month, और वो टाइम पूरा करने के बाद वो पार्टनर भी बन सकता है। वेयर एनी पर्सन हैड बीन एडमिटेड एज ए माइनर टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप इन द फर्म, यदि कोई, आपको पता है कोई पार्टनर आता है पार्टनरशिप में बेनिफिट्स के लिए आता है, लेकिन यदि कोई पार्टनर आया है और उसने
वो एज अटेन कर ली है तो आप उसको पार्टनर बनाएं, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये कंपल्सन नहीं है। माइनर जो था वो चाहे तो मेजर की एज अटेन करने के बाद पार्टनर बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। तो ये जो हम पार्टनर्स के जो हम बात कर रहे थे कि पार्टनर्स जो माइनर पार्टनर है उसके कुछ प्रॉफिट्स हैं, तो वो यदि मेजर की एज अटेन कर लेता है तब वो एज ए पार्टनर ज्वाइन कर सकता है। वैन सच पर्सन बिकम ए पार्टनर, यदि कोई माइनर यदि पार्टनर बनता है तो उसके रिगार्डिंग उसको क्या बेनिफिट मिलते हैं। हिज राइट एंड लाइबिलिटी एज ए माइनर कंटिन्यू अप टू द डेट ऑन विच ही कम्स टू पार्टनर। ही बिकम्स पर्सनली लाइबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द ऑल एक्ट ऑफ द फर्म। पहले वो एज ए बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप ऐड हुआ था तो वो कहीं लायबल नहीं था, लेकिन अब उसकी लाइबिलिटी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट हो जाएगी जैसे अदर पार्टनर्स की होती है। ही शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म शैल बी शेयर टू विच ही वॉज एंटाइटल एज ए माइनर। कि पहले जो प्रॉपर्टी में शेयर प्रॉफिट में शेयर था वो उसके लिए क्लेम भी कर सकते हैं जो पहले वो नहीं करता था। ही सच पर्सन कैन पर्सन इलेक्ट नॉट टू बी बिकम ए पार्टनर, कि ऐसा पर्सन ये चाहे तो वो पार्टनर बन भी सकता है और नहीं चाहे तो पार्टनर नहीं भी बनेगा, वो जो अपने रिमेनिंग पार्टनर से उनकी सहमति पर डिपेंड होता है। हिज राइट्स एंड लाइबिलिटी शैल कंटिन्यू टू बी दोज ऑफ माइनर अप टू द डेट ऑन विच ही गिव पब्लिश नोटिस। जैसे हमने बताया था कि माइनर मेजर की एज अटेन करने वाला है, 6 महीने पहले वो नोटिस दे देगा और जैसे ही वो नोटिस 6 महीने सर्व कर लेगा तो उसकी राइट्स और लाइबिलिटी क्या हो जाएंगी, कंटिन्यू हो जाएंगी, है ना। हिज शेयर शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ नोटिस, कि जो यदि वो पार्टनरशिप नहीं जो ज्वाइन करना चाहता तो नोटिस की डेट के बाद मतलब मेजर एज अटेंड करने के बाद उसकी कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। मतलब एज ए पार्टनर मेजर पार्टनर जब तक वो ज्वाइन नहीं कर लेता तब तक उसकी कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। ही कैन एंटाइटल टू शू द पार्टनर्स फॉर हिज शेयर और प्रॉपर्टी, और मेजर होने के बाद यदि वो पार्टनरशिप ज्वाइन कर लेता है तो उसको प्रॉपर्टी और प्रॉफिट में शेयर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो पढ़े हैं प्रोविज़न रिगार्डिंग क्या पढ़े, हमने प्रोविज़न रिगार्डिंग माइनर पढ़े हैं और माइनर्स के हमने क्या पढ़े, राइट्स पढ़े, और हमने यही पढ़ा है कि एक माइनर जो है वो बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप के लिए ज्वाइन करता है और उसको कुछ राइट्स मिलते हैं पार्टनरशिप के अंदर, और यदि वो चाहे तो मेजर की एज अटेन करने के बाद पार्टनरशिप में एज ए मेजर पार्टनर वर्क कर सकता है, तो उसको ये राइट्स होंगे। अब हम पढ़ रहे हैं जो पार्टनरशिप का जो लास्ट टॉपिक जो है इस क्वेश्चन के अंदर वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यदि पार्टनर्स अपने बीच की पार्टनरशिप को ख़त्म कर देते तो वो क्या कहलाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। डिसोल्यूशन के यदि हम टाइप देखें विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट है, तो पहले हम विदाउट दे लेते हैं, विदाउट में बाय एग्रीमेंट है, फिर क्या है डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट में बाय एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट में हम देखते हैं यदि पार्टनर्स आपस में चाहें तो एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकते हैं। फिर कंपलसरी डिसोल्यूशन अंडर सेक्शन 40 तो था एग्रीमेंट, अंडर सेक्शन 41 क्या है, कंपलसरी डिसोल्यूशन। यहाँ पे कंपलसरी डिसोल्यूशन कब होगा, जब पार्टनर्स की इंसॉल्वेंसी हो जाए। इंसॉल्वेंसी का मतलब है कोई पार्टनर्स या पार्टनर्स मोर देन वन पार्टनर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कंपलसरी डिसोल्यूट हो जाएगी। पार्टनरशिप का ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, आपका अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो जाए। मान लीजिए पार्टनर्स दो थे, एक पार्टनर्स आपका पाकिस्तान का था, एक इंडिया का था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड था और उसको रेस्ट्रेन कर दिया, उसको रोक दिया गया, तो यहाँ पे जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। तो अनलॉफुल बिजनेस ऑब्जेक्ट के कारण भी पार्टनरशिप डिसोल्यूट कंपलसरी डिसोल्यूट हो जाती है। डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ कंटीजेंट इवेंट, यदि कोई जो इवेंट्स हैपनिंग होती है अंडर सेक्शन 42 हमें क्या क्या इवेंट्स दिए हैं, जैसे एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड की पार्टनरशिप एक फिक्स टाइम के लिए थी और वो टाइम आ गया है तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसोल्यूट हो गई। ऑन अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक टास्क, कि हमने किसी काम के लिए पार्टनरशिप को चालू किया था और वो टास्क हमने पूरा कर लिया तो भी कंपलसरी डिसोल्यूट हो गया। डेथ ऑफ पार्टनर्स हो गई, या फिर इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर हो गई कि पार्टनर जो हैं उन्होंने फाइनेंशियली अपनी कंडीशंस को ये बता दिया कि वो इंसॉल्वेंट हैं और उनके पास कुछ डेट्स को पे करने के लिए अमाउंट नहीं है, तो इंसॉल्वेंसी के केस में भी आपका डिसोल्यूशन माना जाता है। रेजिग्नेशन ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स ने रिज़ाइन दे दिया तो भी आपका क्या माना जाएगा, डिसोल्यूशन हो गया। डिसोल्यूशन बाय नोटिस की यदि हम बात करें तो डिसोल्यूशन नोटिस का मतलब है कोई भी पार्टनर चाहे या मोर देन वन पार्टनर पार्टनरशिप के अंदर वो नोटिस देके क्या पार्टनरशिप को छोड़ सकता है, ठीक है ना। फिर है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। इंसैनिटी ऑफ पार्टनर, इंसैनिटी का मतलब ये हुआ कि जो आपका
अनसाउंड माइंड, यदि किसी पार्टनर का माइंड अनसाउंड सिचुएशन में है तो उस सिचुएशन में वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, कोर्ट के थ्रू आप उसको डिसोल्यूट करा सकते हो। इनकैपेसिटी ऑफ पार्टनर्स, इनकैपेसिटी ऑफ पार्टनर का मतलब है कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि एक पार्टनर्स क्या होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। हम माइनर को भी यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोविजंस हम माइनर के रिगार्डिंग वो पूरा करेगा, ठीक है ना। तो इनकैपेसिटी ऑफ पार्टनर का मतलब है अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए जो डिक्लेयर बाय कोर्ट है, जैसे पाकिस्तान वाले किसी पर्सन के साथ पार्टनरशिप कर ली है, तो इनकैपेसिटी ऑफ पार्टनरशिप के केस में भी आप पार्टनरशिप को डिसोल्यूट करा सकते हो, बाय कोर्ट करा सकते हो। मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर, यदि पार्टनरशिप के अंदर किसी पार्टनर ने बेईमानी की, मिसकंडक्ट किया, तो आप कोर्ट पर जाके पार्टनरशिप को डिसोल्यूट करा सकते हो। फिर क्या, कांस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट बाय पार्टनर, यदि पार्टनर आपस में अपने एग्रीमेंट को बार बार तोड़ रहे हैं तो भी आप डिसोल्यूशन बाय कोर्ट करा सकते हो ऑन द ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट बाय पार्टनर। फिर है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि हम पार्टनरशिप जब हम शुरू कर रहे थे तो हमने कहा था कोई भी पार्टनर अपने इंटरेस्ट को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी कोई पार्टनर अपने इंटरेस्ट को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट करा सकते हैं। यदि हम बात करें कंटिन्यूस लॉसेस हैं, कंटिन्यूस लॉसेस की सिचुएशन में भी पार्टनरशिप डिसोल्यूट हो सकती है। कभी कभी क्या होता है, पार्टनरशिप के अंदर हमें फ्यूचर्स यदि हम एस्टिमेट करते हैं तो हमें ऐसा लगता नहीं कि कोई ग्रोथ होगी, तो हम चाहें तो पार्टनरशिप को कंटिन्यूस लॉसेस को कंसिडर करते हुए बाय कोर्ट हम डिसोल्यूट करा सकते हैं। फिर है जस्ट एंड इक्विटेबल, जस्ट एंड इक्विटेबल का मतलब ये हुआ कि जो अपना ट्रू एंड फेयर था, जो पार्टनरशिप के अंदर हमें लॉसेस होते हैं यदि वो नहीं बढ़ रहे तो हम जस्ट एंड इक्विटेबल के बेसिस पर आपस में लॉसेस को डिवाइड करवा के बाय कोर्ट हम डिसोल्यूशन करा सकते हैं। तो जहाँ पे हमने लास्ट टॉपिक जो था उसको भी हमने पूरा किया।